मंत्री आशीष पटेल इस्तीफा दें, हम स्वागत करेंगे। अजय राय बोले, एसटीएफ से मंत्री तक को डराया जा रहा है। योगी सरकार भ्रष्टाचार में डूबी। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल के मुद्दे पर यूपी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के मंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। वो मंच से कहते हैं कि एसटीएफ पैर में नहीं सीने में गोली मारे। एसटीएफ के चीफ अमिताभ यश मुख्यमंत्री के बहुत खास हैं। अभी तक एनकाउंटर के नाम पर गुंडों को धमकाया जाता था, लेकिन ऐसा पहली प्रदेश सरकार के मंत्री को धमकाया जा रहा है। लखनऊ में शनिवार को यूपी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजय राय ने कहा कि 2025 का साल संघर्ष का साल होगा। सड़क से लेकर संसद तक कांग्रेस पार्टी संघर्ष करेगी। अधिकारी मीडिया पर भी दबाव बना रहे हैं। अजय राय ने कहा कि अगर सरकार में बैठा मंत्री आरोप लगा रहा है तो इससे साबित होता है कि योगी सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। उन्होंने कहा कि एसटीएफ के जरिए न केवल फर्जी एनकाउंटर कराए जा रहे हैं, बल्कि इस मामले में यह भी साबित हो गया है कि मंत्रियों को भी एसटीएफ के माध्यम से डराया गया। आशीष पटेल ने दूसरे अधिकारी का भी नाम लिया। उनका नाम है सुशील सिंह। वह पूरे मीडिया के काम में हस्तक्षेप कर रहे हैं। ये दोनों अधिकारी बाबू साहब और सीएम के खास हैं। अगर सरकार दबाव बना रही है तो हम आशीष पटेल से कहना चाहेंगे कि वह इस्तीफा दें, हम उनका स्वागत करते हैं। कल से कर सकेंगे भारत की सबसे तेज ट्रेन में सफर, जाने समय और किराए की तक की जानकारी। रविवार शाम 5 बजे से शुरू होने वाली नमो भारत ट्रेनें 15 मिनट के अंतराल पर जनता के लिए शुरू होंगी। दिल्ली से मेरठ जाने वाले स्टेशन न्यू अशोक नगर स्टेशन से मेरठ साउथ तक का स्टैंडर्ड कोच के लिए 150 रुपये और प्रीमियम कोच के लिए 225 रुपये किराया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी रविवार को साहिबाबाद से अशोक नगर तक नमो भारत ट्रेन का शुभारंभ करेंगे। वर्तमान में साहिबाबाद और मेरठ साउथ के बीच 9 स्टेशनों के साथ कॉरिडोर का 42 किलोमीटर लंबा हिस्सा परिचालित है। इस उद्घाटन के साथ नमो भारत कॉरिडोर का परिचालित खंड 55 किलोमीटर तक विस्तारित हो जाएगा, जिसमें कुल 11 स्टेशन होंगे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को एनसीआर के प्रमुख शहरों से जोड़ने के लिए रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ऐसे में आरटीएस को दिल्ली के चारों ओर के शहरों में से जोड़ा जाएगा। इससे न केवल लोगों के समय की बचत होगी, बल्कि दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण से भी राहत मिलेगी। एनसीआर से दिल्ली में रोजाना आवाजाही करने वाले लोगों के लिए यह किसी वरदान से कम नहीं होगा। मौजूदा समय में आरटीएस के फेज 1 में 3 कॉरिडोर प्रस्तावित हैं, जिसमें से दिल्ली मेरठ कॉरिडोर का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। 2 अन्य अलवर और पानीपत कॉरिडोर पर भी जल्द काम शुरू होगा। वहीं फेज 2 में 5 कॉरिडोर प्रस्तावित हैं। इस तरह से आरटीएस के 8 कॉरिडोर के तैयार हो जाने से मास ट्रांजिट सिस्टम दुनिया के अन्य शहरों में भी बड़ा हो जाएगा। दिल्ली के चारों ओर 100 किलोमीटर के सभी प्रमुख शहर आरटीएस से जुड़ेंगे। कॉरिडोर बनने के बाद महाकुंभ में पहली बार विराजेंगे बाबा विश्वनाथ। साधु संत व भक्त करेंगे दर्शन। श्री काशी विश्वनाथ धाम के निर्माण के बाद पहली बार त्रिवेणी के संगम पर काशीपुराधिपति के दर्शन होंगे। प्रयागराज में बसने वाली टेंट सिटी में श्री काशी विश्वनाथ की प्रतिकृति विराजमान कराई जाएगी। टेंट सिटी में देश भर से आने वाले साधु संत और श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर सकेंगे। दर्शन पूजन के साथ पुत्राभिषेक की भी सुविधा श्रद्धालुओं को मिलेंगी। मंदिर न्यास में भूमि आवंटन के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। 13 जनवरी से शुरू होने वाले महाकुंभ में आने वाले सनातनी बाबा विश्वनाथ का दर्शन कर सकेंगे। बाबा का ज्योतिर्लिंग प्रतीक स्वरूप में स्थापित किया जाएगा। काशी विश्वनाथ मंदिर की तरह ही संगम तट पर बाबा के दरबार में भी 4 प्रहर की आरती के दर्शन होंगे। श्रद्धालुओं के लिए रुद्राभिषेक और अनुष्ठान के इंतजाम करे जाएंगे। प्रयाग में बाद श्रद्धालु और संत बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए बनारस आते हैं। सुगम दर्शन के काउंटर से श्रद्धालु अपनी सुविधा अनुसार दर्शन, आरती और अनुष्ठान की बुकिंग पहले से ही करा सकेंगे। एसडीएम शंभू शरण ने बताया कि महाकुंभ में बाबा का दरबार सजेगा। भूमि आवंटन होने के बाद तैयारियां शुरू हो जाएंगी। धाम की तरह ही संगम के तट पर सजने वाले बाबा दरबार में श्रद्धालुओं को बाबा विश्वनाथ के दर्शन होंगे। जहां 47 साल हिंदू नहीं रहे, वहां पुलिस चौकी बन रही। अयोध्या में योगी बोले, संभल में मंदिर निकल रहे, सपा बाबर को मानती है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल में पुलिस चौकी बनाने को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि 47 साल से जहां कभी हिंदू नहीं जा पाए थे, वहां पुलिस चौकी बन रही है।
मंदिर निकल रहे हैं, राम की परंपरा में सबका साथ है, जबकि बाबर की परंपरा में बेटी, व्यापारी और किसानों पर खतरा है। सीएम योगी शनिवार को अयोध्या के मिल्कीपुर में कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित संगठनात्मक बैठक में शामिल हुए। यहाँ उन्होंने सपा नेता मोहित खान का नाम लेकर कहा, सपा उसे अपने सिर आंखों पर रखती है थी, वह उनकी आंखों का तारा था। पहले यूपी में अपराधियों का बोलबाला था, अपराधियों में कानून का डर खत्म हो गया था, लेकिन आज हालात बदल गए हैं। अपराधियों में कानून का डर दिखने लगा है, अपराध पर लगाम लगी है। अयोध्या का गौरव 500 साल बाद वापस आया है। आज अयोध्या के लोगों को सम्मान की नज़र से देखा जा रहा है। सपा ने प्रदेश को दंगे में झोंका। योगी ने कहा कि भाजपा विकास की प्रतीक है, हमने अयोध्या को विकास का प्रतीक बनाया है। हम विकास और सनातन के प्रतीक राम को मानते हैं, जबकि सपा विध्वंस के प्रतीक बाबर को मानती है। समाजवादी पार्टी के अयोध्या के विकास को रोका, राम भक्तों पर गोलियां चलवाई और प्रदेश को दंगे की आग में झोंक दिया। सपा आज भी आतंकियों, दुराचारियों, अपराधियों के साथ खड़ी रहती है, जबकि भाजपा लगातार देश प्रदेश को विकास की ओर ले जा रही है। बिना भेदभाव, सिर्फ पात्रता के आधार पर आवास, शौचालय, निःशुल्क गैस कनेक्शन दिया जा रहा है। प्रदेश को अराजकता और माफिया राज से मुक्त कराया गया है। योगी ने कार्यकर्ताओं से कहा कि डबल इंजन सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर जनता के बीच में जाएं और विकास के बलबूते वोट की अपील करें। पत्रकार के खुलासे से डर गया था ठेकेदार, वारदात के पीछे की असली वजह। मुकेश चंद्राकर की हत्या से पूरा इलाका सदमे में है। मुकेश सिर्फ 28 साल के थे और पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहे थे। 2021 में माओवादी ने कुछ सीआरपीएफ जवानों को अगवा कर लिया था। मुकेश ने इन जवानों की रिहाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सड़क निर्माण में 120 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार उजागर करने वाले छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के युवा पत्रकार मुकेश चंद्राकर की नृशंस हत्या कर दी गई। चंद्राकर 1 जनवरी की शाम 7 बजे से लापता थे। उनकी लाश आरोपी ठेकेदार और उसके रिश्तेदार सुरेश चंद्राकर के बाड़े में बने सेप्टिक टैंक से बरामद हुई। इस खौफनाक हत्याकांड की जानकारी सामने आने के बाद पूरे प्रदेश के पत्रकार जमात इस मामले से जुड़े आरोपियों के फांसी की सजा देने की मांग सरकार से कर रहे हैं। बीजापुर में पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या से पूरा इलाका सदमे में है। सिर्फ 28 साल के थे ये पत्रकार और पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहे थे। जानकारी के मुताबिक 2021 में माओवादियों ने कुछ सीआरपीएफ जवानों को अगवा किया था, जिनको रिहा कराने में इनने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। राज्य पुलिस ने उनकी इस बहादुरी की सराहना भी की थी। मुकेश बस्तर क्षेत्र में नक्सली हमलों, मुठभेड़ों और अन्य मुद्दों पर रिपोर्टिंग करते थे। अब तक 3 हत्यारोपी गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस ने इस हत्याकांड में 3 हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें से एक रितेश चंद्राकर और 2 अन्य लोग शामिल हैं। रितेश चंद्राकर को पत्रकार मुकेश चंद्राकर का चचेरा भाई बताया जा रहा है। दूसरे आरोपी सुरेश चंद्राकर को पुलिस ट्रेस कर रही है। सुरेश वही ठेकेदार है जिसकी प्रॉपर्टी पर बने सेप्टिक टैंक के अंदर से मुकेश चंद्राकर का शव बरामद हुआ था। सरकार ने इस मामले में 11 सदस्यीय एसआईटी जांच टीम गठित की है। वहीं पुलिस आरोपी सुरेश के 3 बैंक खातों को सीज कर चुकी है और अन्य की डिटेल निकाल रही है। जहां 47 साल हिंदू नहीं रहे, वहां पुलिस चौकी बन रही। अयोध्या में योगी बोले, संभल में मंदिर निकल रहे, सपा बाबर को मानती है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल में पुलिस चौकी बनाने को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि 47 साल से जहां कभी हिंदू नहीं जा पाए थे, वहां पुलिस चौकी बन रही है। मंदिर निकल रहे हैं, राम की परंपरा में सबका साथ है, जबकि बाबर की परंपरा में बेटी, व्यापारी और किसानों पर खतरा है। सीएम योगी शनिवार को अयोध्या के मिल्कीपुर में कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित संगठनात्मक बैठक में शामिल हुए। यहाँ उन्होंने सपा नेता मोहित खान का नाम लेकर कहा, सपा उसे अपने सिर आंखों पर रखती थी, वह उनकी आंखों का तारा था। पहले यूपी में अपराधियों का बोलबाला था, अपराधियों में कानून का डर खत्म हो गया था, लेकिन आज हालात बदल गए हैं। अपराधियों में कानून का डर दिखने लगा है, अपराध पर लगाम लगी है। अयोध्या का गौरव 500 साल बाद वापस आया है। आज अयोध्या के लोगों को सम्मान की नज़र से देखा जा रहा है। सपा ने प्रदेश को दंगे में झोंका। योगी ने कहा कि भाजपा विकास की प्रतीक है, हमने अयोध्या को विकास का प्रतीक बनाया है। हम विकास और सनातन के प्रतीक राम को मानते हैं, जबकि सपा विध्वंस के प्रतीक बाबर को मानती है। समाजवादी पार्टी के अयोध्या के विकास को रोका, राम भक्तों पर गोलियां चलवाई और प्रदेश को
दंगे की आग में झोंक दिया। सपा आज भी आतंकियों, दुराचारियों, अपराधियों के साथ खड़ी रहती है, जबकि भाजपा लगातार देश प्रदेश को विकास की ओर ले जा रही है। बिना भेदभाव सिर्फ पात्रता के आधार पर आवास, शौचालय, निःशुल्क गैस कनेक्शन दिया जा रहा है। प्रदेश को अराजकता और माफिया राज से मुक्त कराया गया है। योगी ने कार्यकर्ताओं से कहा कि डबल इंजन सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर जनता के बीच में जाएं और विकास के बलबूते वोट की अपील करें। पत्रकार के खुलासे से डर गया था ठेकेदार, वारदात के पीछे की असली वजह। मुकेश चंद्राकर की हत्या से पूरा इलाका सदमे में है। मुकेश सिर्फ 28 साल के थे और पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहे थे। 2021 में माओवादी ने कुछ सीआरपीएफ जवानों को अगवा कर लिया था। मुकेश ने इन जवानों की रिहाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सड़क निर्माण में 120 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार उजागर करने वाले छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के युवा पत्रकार मुकेश चंद्राकर की नृशंस हत्या कर दी गई। चंद्राकर 1 जनवरी की शाम 7 बजे से लापता थे। उनकी लाश आरोपी ठेकेदार और उसके रिश्तेदार सुरेश चंद्राकर के बाड़े में बने सेप्टिक टैंक से बरामद हुई। इस खौफनाक हत्याकांड की जानकारी सामने आने के बाद पूरे प्रदेश के पत्रकार जमात इस मामले से जुड़े आरोपियों के फांसी की सजा देने की मांग सरकार से कर रहे हैं। बीजापुर में पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या से पूरा इलाका सदमे में है। सिर्फ 28 साल के थे ये पत्रकार और पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहे थे। जानकारी के मुताबिक 2021 में माओवादियों ने कुछ सीआरपीएफ जवानों को अगवा किया था, जिनको रिहा कराने में इनने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। राज्य पुलिस ने उनकी इस बहादुरी की सराहना भी की थी। मुकेश बस्तर क्षेत्र में नक्सली हमलों, मुठभेड़ों और अन्य मुद्दों पर रिपोर्टिंग करते थे। अब तक 3 हत्यारोपी गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस ने इस हत्याकांड में 3 हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें से एक रितेश चंद्राकर और 2 अन्य लोग शामिल हैं। रितेश चंद्राकर को पत्रकार मुकेश चंद्राकर का चचेरा भाई बताया जा रहा है। दूसरे आरोपी सुरेश चंद्राकर को पुलिस ट्रेस कर रही है। सुरेश वही ठेकेदार है जिसकी प्रॉपर्टी पर बने सेप्टिक टैंक के अंदर से मुकेश चंद्राकर का शव बरामद हुआ था। सरकार ने इस मामले में 11 सदस्यीय एसआईटी जांच टीम गठित की है। वहीं पुलिस आरोपी सुरेश के 3 बैंक खातों को सीज कर चुकी है और अन्य की डिटेल निकाल रही है। लखनऊ में हैंडबॉल मैच में भारत ने बांग्लादेश को हराया। 35-29 के अंतर से दिमाग IACAF ट्रॉफी के लिए दावेदारी हुई मजबूत। भारत के IHF ट्रॉफी पुरुष यूथ व जूनियर हैंडबॉल में बांग्लादेश को संघर्षपूर्ण मुकाबले में 35-29 से हराकर पहली जीत दर्ज की। केडी सिंह बाबू स्टेडियम में दूसरे दिन उज्बेकिस्तान ने यूथ व जूनियर दोनों में दोहरी जीत अपने नाम की। भारत की यूथ अंडर 18 टीम को घरेलू दर्शकों के समर्थन का खूब फायदा मिला। पहले हाफ में बांग्लादेश ने कड़ी चुनौती दी और मेजबान ने पहले हाफ में 17-15 के करीबी बढ़त बनाई। दूसरे हाफ में भारतीय खिलाड़ियों ने लगातार अटैकिंग मूव बनाए, लेकिन बांग्लादेश ने उन्हें कड़ी टक्कर दी। भारत को तेज व सटीक हमलों का फायदा मिला और जवाबी आक्रमण के अवसर को टीम ने बखूबी बनाया। भारतीय गोलकीपर नवीन ने भी कई उम्दा बचाव करते हुए टीम की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत की ओर से मनीष यादव ने शानदार 9 गोल दागे, साथ देते हुए रवि ने भी 9 गोल करने में सफलता हासिल की। अंशु ने 7, रोहित ने 6, श्रेयस अवस्थी ने 2 गोल की। बांग्लादेश को मोहम्मद रतुलुद्दीन ने 9 जबकि फरशीद खान व सुहाग अली ने 5-5 गोल किए। इस मैच के प्लेयर ऑफ द मैच भारतीय यूथ टीम के मनीष यादव को मुख्य अतिथि विधान जायसवाल, PCS कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन UPSSC सहित कराटे एसोसिएशन ऑफ यूपी के अध्यक्ष TP हवेलिया, हैंडबॉल एसोसिएशन इंडिया के कोषाध्यक्ष विनय कुमार सिंह व कार्यकारी निदेशक डॉक्टर आनंदेश्वर पांडे ने सम्मानित किया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश हैंडबॉल एसोसिएशन के आयोजन सचिव अमित पांडे भी मौजूद रहे। इससे पहले उज्बेकिस्तान की यूथ अंडर 18 टीम ने कजाकिस्तान को 43-34 से हराकर दूसरी जीत की दर्ज की। उज्बेकिस्तान के तुर्गुनोव कोवोनचिबेक में सबसे पहले 10 गोल दागे। नूरसुल्तान बोजोरबोव व सफारोव ने 8-8 गोल किए। कजाकिस्तान से इगोर सुदारिकोव ने सबसे ज़्यादा 12 गोल किए। जूनियर अंडर 20 वर्ग में उज्बेकिस्तान ने बांग्लादेश को एक तरफा 37-12 से हराया। मध्यांतर तक उज्बेकिस्तान ने 15 गोल किए, जबकि बांग्लादेश से 3 ही गोल कर सकी। उज्बेकिस्तान के जोरिको उमिडजोन व ड्रेवोन बेक बोजोरबोलव ने 7-7 गोल किए। रविवार को 5 जनवरी को खेले जाने वाले मैच उज्बेकिस्तान बनाम बांग्लादेश 1 बजे, कजाकिस्तान बनाम उज्बेकिस्तान शाम 3 बजे, भारत बनाम कजाकिस्तान शाम 5 बजे, भारत बनाम बांग्लादेश
रात 7 बजे है। क्या प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में चुनाव के ऐलान से पहले एक रैली के जरिए बदल दिए समीकरण? दिल्ली में विधानसभा चुनाव की घोषणा होने से पहले ही राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। पिछले दिनों में भाजपा और आम आदमी पार्टी में खूब वार पलटवार हुआ। पहले यह माना जा रहा था कि दिल्ली में इस बार मुकाबला आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच होगा, क्योंकि भाजपा ने ना तो उम्मीदवारों की पहले सूची जारी की थी, ना ही भाजपा की बड़ी रैलियां हुई थी। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा के बाद मुकाबला पूरी तरह से त्रिकोणीय नजर आ रहा है। उन्होंने इन जनसभा के जरिए आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। बाद में केजरीवाल ने भी बयान दिए। इसी पर चर्चा करने के लिए इस बार खबरों के खिलाड़ी में रामकृपाल सिंह, राजकिशोर, पूर्णिमा त्रिपाठी, समीर चौंगवार और अवधेश कुमार मौजूद थे। कांग्रेस मैदान में है, लेकिन प्रधानमंत्री के आपदा वाले बयान के बाद अब भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच नजर आ रही है लड़ाई। रामकृपाल सिंह ने कहा कि चुनावी पहल तो अरविंद केजरीवाल ने की थी, चुनाव का मंच उन्होंने ही सजाया। हालांकि उनके सजाए मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण दे आए। राजकिशोर का कहना है कि अगर मोदी बनाम केजरीवाल चुनाव हो रहा होता तो प्रधानमंत्री मोदी इस मामले में बाजी मारते दिख रहे हैं। केजरीवाल की पूरी सियासत उन्होंने दूसरों पर पत्थर फेंकने में बिताई। अवधेश कुमार का कहना है कि अरविंद केजरीवाल भले ही मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन चेहरा वही है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक शब्द दे दिया है, आपदा सरकार। अरविंद केजरीवाल भाजपा के लिए और कितनी बड़ी चुनौती है। समीर चौंगवार का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 2 चुनाव में भाजपा के प्रचार का नेतृत्व किया था, लेकिन दोनों बार जीत केजरीवाल की ही हुई। डिजिटल सुरक्षा पर प्रस्ताव। बच्चों को ऑनलाइन अकाउंट के लिए क्या नियम? यूजर्स को कब देना होगा आईडी कार्ड? इन मसौदा नियमों के जरिए सरकार डाटा सुरक्षा के लिए क्या करने वाली है? सेवा प्रदाताओं के लिए डाटा सुरक्षा के लिए क्या नियम होंगे? बच्चों के सोशल मीडिया चलाने पर यह नियम क्या बताते हैं? किसी यूजर्स के किस तरह से डाटा को सेवा प्रदाता अपने पास नहीं रख पाएंगे? भारतीयों के डाटा को विदेश में रखने के क्या नियम हैं? केंद्र सरकार ने डिजिटल व्यक्तिगत डाटा सुरक्षा नियमों 2025 का मसौदा जारी कर दिया है। इन नियमों के जरिए सरकार डिजिटल डाटा संरक्षण अधिनियम 2023 को लागू कर सकती है। संसद में लगभग 14 महीने पहले इससे जुड़े कानून को मंजूरी दी थी। हालांकि इसके लागू होने से जुड़े नियम अब जारी किए गए हैं। फिलहाल सरकार ने नियमों के ड्राफ्ट को प्रकाशित किया है। इसके जरिए केंद्र नियमों का सार्वजनिक परामर्श को बढ़ावा देगा। ड्राफ्ट नियमों को अंतिम रूप देने के लिए 18 फरवरी के बाद विचार किया जाएगा, यानी यह नियम अभी सीधी तरह से लागू नहीं है। इन पर चर्चा और सरकार की तरफ से सभी पक्षों पर विचार करने के बाद ही इन्हें लागू करने की तरफ कदम बढ़ाएगी। उनतीस चौके, 3 छक्के और 259 रन पाकिस्तान पर हावी हुए रेयान रिकेल्टन। 17 साल बाद हुआ ऐसा कारनामा। रेयान रिकेल्टन ने शनिवार को पाकिस्तान के खिलाफ जारी दूसरे टेस्ट में इतिहास रच दिया। सलामी बल्लेबाज ने महज 266 गेंदों में दोहरा शतक जड़कर पाकिस्तान के गेंदबाजों की जमकर क्लास लगाई। अपने पहले दोहरे शतक के साथ रेयान ने एक खास उपलब्धि हासिल कर ली। वह 2008 के बाद से सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले अफ्रीकी बल्लेबाज बन गए। रेयान से पहले ये कारनामा ग्रेम स्मिथ ने किया था। उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ 238 गेंदों में दोहरा शतक लगाया था। केप टाउन के न्यूलैंड्स में खेले जा रहे इस मुकाबले में 28 वर्षीय बल्लेबाज ने कुल 343 गेंदों का सामना किया और 259 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 29 चौके और 3 छक्के लगाए। अब दिखा ठंड का प्रचंड रूप। ठंडी हवाओं ने बढ़ाई ठिठुरन। रविवार को घने कोहरे का येलो अलर्ट। फिर बरसेंगे बदरा। पूरे दिन कोहरे के साथ स्मॉग छाया रहा। शाम होते होते लोगों को अच्छी खासी ठंड का एहसास हुआ। अच्छी खासी ठंड का एहसास होते हुए न्यूनतम तापमान 0.9 डिग्री सेल्सियस अधिक के साथ 7.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राजधानी में पहाड़ों में आने वाली बर्फीली हवाओं ने ठंड के साथ घने कोहरे का प्रकोप बढ़ा दिया है। शनिवार को दोपहर में धूप खिलने के बाद भी कोहरे से राहत नहीं मिली, लेकिन धूप ने कोहरे की हल्की परत को हटा दिया। ऐसे में सुबह 9 बजे तक अलग अलग इलाकों में दृश्यता शून्य दर्ज की गई। मौसम विभाग की माने तो पालम एयरपोर्ट में 9 घंटे तक दृश्यता शून्य रही। ऐसे में यह सीजन का सबसे घना कोहरा रहा। सफदरजंग में सुबह 9 बजे के करीब दृश्यता 100 मीटर दर्ज की गई, जबकि पालम केंद्र में इस दौरान दृश्यता 50 मीटर दर्ज की गई। इसमें वाहन चालकों को अधिक परेशानी का सामना करना पड़ा।
और वहीं रविवार को छाया रहेगा घना कोहरा। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि रविवार को घने से घना कोहरा छाया रहेगा। कुछ स्थानों पर सुबह स्मॉग हल्के के मध्यम स्तर का कोहरा व धुंध रहने की संभावना भी है। शाम व रात में भी स्मॉग धुंध का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी हिमालय क्षेत्र या नया पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होने से सोमवार को बारिश होने का भी अनुमान है। अब नहीं रुकेगा कोई भी मनोरंजन। आ गया है रंग टीवी का एंड्रॉयड एप्लीकेशन। रंग टीवी के एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर आपको सभी प्रकार की फिल्में फ्री देखने के लिए मिलेंगी और साथ ही लाइव टीवी शोज देखने के लिए मिलेंगे। अभी डाउनलोड करें, प्ले स्टोर पर जाएं और रंग टीवी प्ले स्टोर पर डालें और डाउनलोड करें रंग टीवी ऐप।